बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। इनसे पूछेंगे कि मौलाना फजल रहमान जिन्होंने आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर बड़े वाज़े मौक़िफ़ लिया है, उस वाज़े मौक़िफ़ के पीछे क्या कोई नया जो है प्लान भी मौजूद है, और मौलाना जो मौक़िफ़ ले रहे हैं ये आगे चलकर क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई तब्दीली का जो है वो सबब बन सकता है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पीटीआई के जो एमएनएज़ थे उनके जो रिमांड ऑर्डर्स थे उनको आज मुअत्तल कर दिया है। कल क्या हो सकता है इस मामले में, इस पे बात करेंगे। और इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। 190 मिलियन पाउंड केस में क्या हो सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे कि जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मिसिंग पर्सन है, इमरान खान साहब के साबिक जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं उमर सुल्तान, उनके लापता होने के हवाले से केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्यों ऐसा होता है कि एक बेंच में केस लगता है तो मिसिंग पर्सन का हर दूसरे तीसरे दिन समाअत होती है, और दूसरे बेंच में लगता है तो वो हफ्ता 2 हफ्ते जो है वो समाअतें आगे जाती हैं और स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी नहीं होते, उनके असर भी नहीं होता। तो इस पे जो है वो आगे चलकर जो है वो आखिरी जो हमारा पोर्शन होगा उसमें बात करेंगे। सुहेल रशीद साहब ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान उन्होंने आज जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर वो बात कर दी जो बातें जो है वो इधर उधर से उनके बयानात की सूरत में सामने आ रही थी, तो इसको आप किस तरह ले रहे हैं? देखिए, मौलाना इतला थी कि मौलाना जो है ना मुकर गए हैं। उसके बाद बिलखसूस उन्होंने वाजे कर दिया था। वाजे पहले तो वो ले दे पे बात हो रही थी, जिस रात पार्लियामेंट में लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस रात अली मीन गंडापुर से मुतल्लिक मुख्तलिफ खबरें चली। ठीक, मौलाना की पार्टी के अंदर जो फीलिंग थी, चूँकि ये पश्तून बेल्ट है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, तो वो कुछ अच्छी नहीं थी। ठीक, और मौलाना को ज़्यादा लोगों ने ये राय दी थी कि जनाब ये जो सेटअप जो कुछ कर रहा है ना, इसके साथ सवार होकर आपकी जो रही सियासत अगर कहीं है ना इम्कान रिवाइवल का, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि मौलाना केपी में मौलाना को बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, तो उन्होंने कहा जी कि आप इससे खुद को डिस्टेंस करें। ठीक, आप इससे वाज़े नज़र आए कि आप इसके साथ नहीं। ठीक है, वक्त आ गया है। तो फिर मौलाना की खामोशी से हुकूमत को उस दिन जो टेबल करनी थी वो बैना तौर पर उससे पीछे हटना पड़ा। और वो तरमीम ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो सुपीरियर कोर्ट्स के मतलब हाई कोर्ट्स के भी, उनकी उम्र 3 साल बढ़ा दी जाए, रिटायरमेंट की एज। जी जी, आप देखें पीटीआई के लोग गिरफ्तार कौन हो गए? शोएब शाहीन दफ्तर से जी, शेर अफजल मरवत यहाँ से, बैरिस्टर गौहर यहाँ से, तीनों कौन है? वकील। वो वकील जो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल किसी वक्त भी आके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं जी कि हमारे साथ ये रोला हो रहा है। ठीक है, तो अगले दिन तरमीम के वक्त ना ये कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, तो हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर उनका बंदोबस्त हो गया था। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हुआ उससे हालात बिगड़ गए। बिल्कुल, उसमें पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने भी ये ज़राए बता रहे हैं कि रिसेंटमेंट दिखाई अपनी पार्टी में। एक ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस भी की कि जी ये क्या हो रहा है। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के अंदर अयाज सादिक साहब को या इन लोगों को ये इतनी सिचुएशन गंभीर होने का नहीं पता था। ठीक है, ये था कि रात को 3 बजे पार्लियामेंट हाउस के अंदर नकाब पोश लोग आएंगे और एमएनएज़ को उठाकर ले जाएंगे। ये सिचुएशन शायद इनको भी अयाज सादिक हर्ट हैं थोड़े। ठीक, काफ़ी हर्ट है कि जी मैं एज स्पीकर, वो स्पीकर के रोल को बहुत सीरियस लेते हैं। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा किया था और इस बार भी। ठीक, और वो कहते हैं जी कि अगर ये सूरत हाल है तो फिर मतलब क्या ओहदा किया है। ठीक, ठीक है, अब ये वो स्टेज है, ये वो मोमेंट होता है जो कौमों की तारीख भी बदल दी। अगर ठीक है, ये वो मोमेंट होता है इस पर रियलाइजेशन सबको एक सी होने लगे। ठीक, आज तीसरा दिन है पार्लियामेंट की स्पीचेस आप देख लें, बिल्कुल सेम पेन फील किया जा रहा है, सेम रियलाइजेशन। बिल्कुल, और आज मजीद जो है वो अफाका ना हो तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तकरीर तो हो रहा है वो हो रहा है, वो नेक्स्ट लेवल है। वो लोग कहते हैं वो यहाँ होनी थी, वहाँ हुई है। लेकिन यहाँ पे क्यों बोला, यहाँ सख्ती ज़्यादा इसलिए नहीं हुई तकरीर की, यहाँ पे वो हुकूमत ने एक मरहम रखना शुरू कर दी। हुकूमत से बरात स्पीकर, हुकूमत नहीं, उन्होंने बंदे सस्पेंड कर दिए। जो चीज़ उन्हें दिखाई जा रही है कि ये उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, और उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को लिख मारा है जी कि ये लोगों ने जो किया इंक्वायरी करके मुझे बताओ। और फिर पार्लियामेंट में जिस तरह की आगे बातें आप शेर अफजल मरवत ने सुनाई हैं, तो यार सादी साहब कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा तन्हाई में बैठ के सोचना होगा कि मैं इस चेयर पे रहूं भी या ना रहूं। ठीक है, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। रात को बैरिस्टर वकील और फैसल बाबा टीवी चैनल पे आपस में जी आमने सामने थे। ठीक है, तो बात
इधर जा रही है थोड़ी। और ज़रा ये बता दें कि नवाज शरीफ ने भी नागवारी का इजहार किया कि ये जो कुछ हो रहा है इससे हमें पॉलिटिकल डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ठीक है, ख्वाजा आसफ एक दिन डिफेंड करते रहे, रात को वो भी बैकफुट पे थे। तो मौलाना फजल रहमान ने बात वो है कि जो तय पाया कि जी खुल के, तो उन्होंने आज आके खुल के कहा है कि जो एक हवा बनी हुई है ना प्रेशर कुकर के, जी रोज़ कोई आ जाता है डेरे पे कि जी ये करें वो करें, उन्होंने आज बाकायदा सुबह जराए बता रहे थे ये होगा। फिर JUI की मीडिया टीम ने पार्लियामेंट की स्पीच का लफ्ज़नामा नहीं होता, आज सुबह जो है ना सर्कुलेट कर रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में कि मौलाना फजल रहमान गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो गुफ्तगू का इंतज़ार था। उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी इदारों के सरबराह अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में लगे हुए हैं, इदारों की किसी को परवाह नहीं है। तो एक्सटेंशन अस्करी इदारों के अंदर बुरी थी, तो यहाँ भी बुरी है, अदलिया में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी बुरी है। ठीक है, और एक्सटेंशन की हद तक ही नहीं, उन्होंने इबाम नहीं छोड़ा। जो चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू में इबाम साहब अलामिया आया था ना कि जी आईनी तरमीम हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ाने की तरफ क्यों जाए। अच्छा। LFO के तहत मुशर्रफ ने 68 ईयर्स की थी, तो हमने लड़ के 65 की थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें कह रही थी कि आप इसे नीचे लाएं। तो आज आप कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले उनके साथ जा रहे हैं? तो यानी इस हद तक तो मौलाना बड़े बिग नो फॉर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। ठीक, इन एनी केस किसी एक्सटेंशन, किसी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के नाम पर नो। लेकिन क्या यस टू मंसूर अली शाह, इस पे नई बहस है। अच्छा, इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक तो उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का भी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार जो है ना तय किया जाए और पार्लियामानी कमेटी को उसका फैसला किया करे। अब ये भी आईनी तरमीम से हो सकता है ना। ठीक है, तो यानी वो दूसरा प्लान जो है ना, प्लान बी के करीब तर हैं। अच्छा, मौलाना और मौलाना उस पे उनका एक कन्विंस नजर आते बयानिया हैं। उन्होंने आइडिया दिया, ठीक है, जिस पे उनका बयानिया बच जाएगा सियासी कि जी आप तो किसी के एक्सटेंशन देने के प्लान में शामिल थे। ठीक है, और कहेंगे जी बाकी हमने हमेशा के लिए फिक्स किया है, खाली तो हम एक तरमीम ले आए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो खतरा बने हुए हैं उनसे भी बचत। अच्छा, ये ऐसा तो प्लान अब हो ये सकता दूसरा है प्लान कि टॉप 5 ऐसे टॉप में से एक 5 जो है पैनल वो उसमें से सिलेक्शन। लेकिन कोई ये अमीनुद्दीन बड़ी साहब कोई डिबेट है, कर इस लें। पे हम कई दिनों से मुख्तलिफ वकला से बातें कर रहे हैं कि जी ये जो प्लान भी है वो कहते हैं ये ज़्यादा अलार्मिंग है और डैमेजिंग है कि आप हमेशा के लिए एग्जेक्टिव के हाथ में दे दें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती का अमर। जी जी, ठीक है, फिर वो मतलब जुडिशरी का हेड जो है उसका जो है वो उसका टॉप 5 फिर गवर्नमेंट को खुश ही रखा करेंगे जी, ना कि जी हमने तो वो फिर अपनी कंपेन किया करेंगे कि हमने बनना है। जी बिल्कुल। तो जुडिशरी बाकी किसी इदारे की वो बात तो ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं, किसी मिनिस्टर के अंडर आते हैं, लॉ मिनिस्टर के अंडर नहीं आती सुप्रीम कोर्ट, ताल्लुक होता है अंडर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट या अदलिया जो है ये स्टेट के ऑर्गन के तौर पे नहीं होती, ये स्टेट की चीज़ों को भी उनके रिवर्स करती है। ठीक है, ये मातहत नहीं होती, किसी भी तरह मातहत दी जाए तो आईनी कानूनी मायने वैसे कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में मुदाखलत होगी। तो जुडिशरी इस तरमीम को भी, हालांकि आईनी तरमीम को नहीं कर सकती, लेकिन एक आईनी अदारे को उधर नीचे देने के, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है ना उस आईनी तरमीम को भी रिविजिट कर सकती है। ये बहुत बड़ी खबर दी है सुहेल रशीद साहब ने, और कि मौलाना प्लान ए से तो मुत्तफिक नहीं है, बी से शायद जो है वो मुत्तफिक नज़र आते हैं, और अल्टीमेटली फिर जो मामला सुप्रीम कोर्ट ही आना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा मौजू है 190 मिलियन पाउंड केस। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की जो बरियत की दरख्वास्त थी, जो सुप्रीम कोर्ट से जब नैब की तरमीम बहाल हुई हैं, ये बरियत की दरख्वास्त उसके बाद दायर हुई थी, उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि बरियत की दरख्वास्त जो है वो जिन नैब तरमीम का वो मुखालफत करते रहे वो बहाल हुई, तो सबसे पहले बेनिफिशरी जो है वो ठहरे और बेनिफिट लेने के लिए वो उन्होंने एप्लीकेशन दरख्वास्त दायर कर दी। आज नासिर जावेद राना उन्होंने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी है। अब वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएगा, तो यहाँ क्या हो सकता है ये सुहेल रशीद साहब से पूछते हैं। लेकिन नासिर जावेद राना साहब ने साथ ही ये कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस पर जो जरा हो रही है वो जरा कल आके करें, मतलब आज समाअत मुलतवी हुई है, कल आके करें। बड़ी तेज़ी में है एहतसाब अदालत, जो छुट्टियों में भी जिन्होंने जो है वो केस की समाअत जारी रखी, और एक्टिवली अगर एहतसाब अदालत किसी ट्रायल को चला रही है तो वो 190 मिलियन पाउंड केस ही है फ़िलहाल। तो बाकी देखेंगे कि क्या बाकी ट्रायल ख़त्म हो गए हैं। बहरहाल सुहेल रशीद साहब से पूछते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस हाई कोर्ट में आएगा, तो इसमें आपको क्या लगता है, कोई
इमरान खान साहब को कोई बेनिफिट को हो सकता है किसी स्टेज पे? एग्जैक्टली तो बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रख के देखें अगर, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरसरी जायज़ा ज़मानत के केस में लिया हुआ है और ऑर्डर में लिखा था कि सीएफओ की स्टेटमेंट आने के बाद, देखें ये केस अब पहले तय है, माली फ़वाइद पर ही नैब के पास बाकी रह सकता है। ठीक है कि माली फ़वाइद उनका मौक़िफ़ लिए हैं, तो मतलब इस बुनियाद पर उनके पास जिसको वो माली फ़वाइद में डालते हैं ना, ट्रस्ट को, उसकी इमारत को, ज़मीन को, उस पर जो सीएफओ की स्टेटमेंट आई है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरसरी राय दे चुकी है। ठीक है, ज़मानत की जजमेंट में, यदि उसकी स्टेटमेंट के बाद बज़ाहिर ये केस अब फर्दर इंक्वायरी का है कि माली फ़वाइद लिए या नहीं। तो फर्दर इंक्वायरी तो नहीं। ठीक है, कोई ज़मीनी रेफरेंस नहीं है या कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर केस चल रहा है। ठीक, उन्हीं फैक्ट्स पे चल रहा है। जब दोबारा हाई कोर्ट में आएगा तो तरमीम के तहत हाई कोर्ट के लिए कोई बिग डील नहीं होगी, नहीं जी नया भी इसको देखे, क्योंकि उसके बहुत असरात होंगे। ठीक, अगर ये पहली इंटरप्रिटेशन होने जा रही है तरमीम की, ये आप नोट कर लें, ये पहली तशरीह होगी जिसके कई मुकदमात पर असरात होंगे। बिल्कुल ठीक है। काबीना और फोरम से मंजूरी वाले फैसले कि माली फ़वाइद को आपने डिफ़ाइन करना है आप कि माली फ़वाइद क्या होते हैं। ठीक, माली फ़वाइद वो होते हैं जिससे आपको फ़ायदा पहुंच रहा हो या आपके कब्ज़े में कोई चीज़ हो। ठीक है, और यही करीब तर तशरीह है जो माजी में होती रही है। एहसन इकबाल के केस में, राजा परवेज़ अशरफ के केस में, जब पहले ये तरमीम आया करती थी। इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिलने के 90% चांसेस हैं। और रिलीफ दो तरह का हो सकता है जी। एक ये हो सकता है जी कि हाँ बस बरी। ठीक है। एक ये हो सकता है कि जी नहीं, नैब चेयरमैन नैब को भेजा जाए कि इस केस को अब आप रेफर करें किसी मुतलका फोरम पर। ओके, फिर वो एफआईए को ये केस एफआईए को भेज देगा। तो ये और वो एफआईए से बात याद आई, एफआईए को जो केस भेजा गया है पहले, उसमें तोशा खाना का केस आज से 5-4 दिन पहले जो है वो रेफ़र हुआ एहतसाब अदालत से। वहाँ पे जज थे स्पेशल जज सेंट्रल अमजद रांझा। वो अचानक पता चला कि छुट्टी पे चले गए हैं और आज तकरीबन 3 या 4 रोज़ के बाद अचानक ये पता चला है कि जो शाहरुख अर्जमन साहब हैं उनको स्पेशल जज सेंट्रल लगा दिया गया है। यूँ स्पेशल जज सेंट्रल जो है वो आज से 4 दिन पहले अमजद रांझा थे जब इमरान खान का केस आया था, उन्होंने समाअत नहीं की, लेकिन नया जज आ चुका है। अब नए जज साहब जो है वो केस सुनेंगे, जो शाहरुख अर्जमन हैं, और ये वो जज हैं जिन्होंने इद्दत का केस सुना था, उसमें अपील सुनी थी और केस का पूरा केस सुना था, फैसला महफूज किया था। उसके बाद जो है वो खावर मानिका की दरख्वास्त खारिज की थी और एग्जैक्टली 29 मई को जब फैसला सुनाया जाना था तो उस रोज़ को उन्होंने, खावर मानिका ने कहा कि नहीं मुझे एतमाद नहीं है, तो जज साहब ने कहा जी ठीक है, मुझ पर एतमाद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपकी जनाब हम रेफ़र कर रहे हैं अगली अदालत को। फिर वो केस अगली अदालत में गया। 29 मई से आप देख लें कि 13 जुलाई को फैसला हुआ था। 29 मई, जून और देन जुलाई, तो तकरीबन 1.5 माह के बाद वो फैसला हुआ था। वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो फैसला हुआ था कि हाई कोर्ट ने 1 मंथ में उसको कंक्लूड करने का हुक्म दिया था। तो अब शाहरुख अर्जमन साहब केस सुनेंगे तोशा खाना का 16 सितंबर को और उसके बाद फर्दर जो है वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब। अब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद होंगे अली हमज़ा, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। 2 मामलात पे हमने बात करनी है। एक तो वहाँ पे पीटीआई के जो एमएनएज़ आज से 3 दिन पहले जिनको गिरफ़्तार किया गया था, उन एमएनएज़ को आज उनके जो रिमांड था उसके ख़िलाफ़ रिवीजन्स जो है वो उनके ख़िलाफ़ उनको चैलेंज किया गया था रिमांड को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने उसको मुअत्तल कर दिया है। कल सुबह 10 बजे दोबारा डिवीज़न बेंच बैठेगा। तो आज का अदालत में हुआ क्या है वो अली हमज़ा से पूछते हैं कि अली क्या हुआ अदालत में आज। थैंक यू साकिब भाई। साकिब भाई, हुआ इसी तरह जिस तरह उस दिन स्पेशल कोर्ट्स में हो रहा था कि एक बहुत बड़ी वकला की तादाद, वकला तंजीमें, उनके नुमाइंदगान वो सारे कमरा अदालत में मौजूद थे। जब केस कॉल हुआ तो तकरीबन 150 से 200 वकला जो थे वो आगे और रोस्टम के ऊपर खड़े हो गए। तो पूछा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कि क्या है इन केसों में। उन्होंने कहा जी ये आपके सामने केस हैं। जो सीनियर वकील हैं हामिद अली शाह साहब वो भी मौजूद थे, सरदार लतीफ़ खोसा भी मौजूद थे, उसके अलावा और दीगर सीनियर वकला भी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी कि ये सारे ऑर्डर एक ही जैसे हैं। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कोई रीज़न इसके अंदर दिया होगा 8 दिन का जो 10 MNA थे और शुएब शाहीन जो थे उनके रिमांड का। उन्होंने कहा नहीं, कोई एविडेंस कुछ नहीं लिखा हुआ उन्होंने।
तो उन्होंने कहा कि शाह साहब हमें बताएं इसके बारे में कैसे चलें। शाह साहब प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब, हामिद अली शाह साहब। तो सीनियर वकील जो है उनसे पूछा कि ये कैसे चलेंगे। उन्होंने कहा जी कि आज के ऑर्डर्स ये जो जितने हैं आप देंगे ऑर्डर तो सारों का जुडिशल हो जाएगा, आप इसको सस्पेंड कर देंगे। उन्होंने कहा मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, अगर नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा अगर उसी को हम सस्टेन कर दें। उन्होंने कहा फ्रेश रिमांड भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा आप मुझे ये बताएं कि ये जो जज जो हैं उन्होंने जिस तरह के ऑर्डर दिए हैं इसके अंदर ना किसी किस्म का कोई एविडेंस मौजूद है, ना कोई और बात मौजूद है, ना ये लिखा हुआ है कि रिकवर करना है, बस उसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि मैंने इसका कि 10 दिन का रिमांड मांगा था और हमने 8 दिन का दे दिया। ठीक है। तो इसके ऊपर आमिर फारूक साहब ने कहा कि इसके ऊपर तो मेरी एक बड़ी डिटेल जजमेंट भी है शहबाज गिल केस के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि रिमांड लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या वो मौजूद है, और वो अभी मेरे पास जजमेंट मौजूद नहीं है। मुझे पहले पता होता तो मैं लेकर आता। ठीक है। तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये तो एक स्पीकिंग ऑर्डर लग रहा है, देखने के अंदर डिटेल ऑर्डर नहीं लग रहा। उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं हो सकता। उन्होंने फिर एक अज़राए तफन्नुन ये बात भी की कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि शोएब शाहीन के पास 9mm पिस्टल था। तो आमिर फारूक साहब कहते हैं कि शोएब शाहीन की सेहत तो मेरी जैसी है, वो तो गन उठा ही नहीं सकते, तो ये किस तरह की FIR है। तो खैर दोनों जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे आपस में मशवरा भी करते रहे, और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि हम बहुत ही लाउड किस्म का ऑब्जर्वेशन देंगे इसके अंदर, और फिर हम ये कह रहे हैं कि इसको कल सुबह तक ले जाते हैं क्योंकि अभी इनके पास जो है केस का रिकॉर्ड नहीं मौजूद प्रोसिक्यूशन के पास। तो उसके ऊपर जो वकला आए हुए थे और साफ़ी तंजीमें थी, उन्होंने कहा नहीं आप इसको सस्पेंड करें और इसको कल तक ना लेके जाएं। उन्होंने कहा मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, चलें फिर मैं ऐसा करता हूं कि अभी इसको सस्पेंड कर देता हूं और कल सुबह 10 बजे जो है हम ये DB बैठेगी और ये स्पेशल DB होगी और तब तक रिकॉर्ड भी आ जाएगा, तो हम इस केस को देखेंगे और तब तक के लिए सारे जो है ये जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेजे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इनकी बेल एप्लीकेशन भी अभी ले लें। उन्होंने कहा नहीं बेल एप्लीकेशन अभी नहीं लूँगा, ये जो है मैं ये अब सुबह ही करूँगा, और तब तक के लिए जो है ये ऑर्डर उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब जब ऑर्डर सस्पेंड किया तो एकदम से कमरे के अंदर वो सारे वकला और अदालत अभी लगी हुई थी क्योंकि दीगर केसेस भी थे उसके बाद, तो सारे वकला निकलना शुरू हुए। तो जज साहब कहते रहे कि डेकोरम का ख्याल रखे, डेकोरम का, मगर वो अपना गपशप लगाते हुए निकल रहे थे, काफ़ी शोर हो रहा था। तो इसी असना में जो पुलिस ऑफिसर्स आए हुए थे थाने के, उसके अंदर एक सब इंस्पेक्टर साहब थे, उनके ऊपर चीफ जस्टिस की नज़र पड़ गई और वो कहीं अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। उन्होंने फिर उनको अपने पास बुलाया। अच्छा। और फिर उन्होंने उनकी ठीक ठाक क्लास ली कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या रैंक है, ये कि तुम सैनमे में बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो, और मैं ये कर रहा हूँ और तुम्हें पता है मैं अभी क्या कर सकता हूँ तुम्हारे पास। और खैर उसको फिर उन्होंने भेज दिया। तो ये हाल हुआ है इस केस का। और जब ये केस चल रहा था तो उसी टाइम वो सारे MNAs जो थे वो पहुँच चुके थे पार्लियामेंट में। तो ये बहरहाल नाज़रीन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन। अंदाज़ा लगाएं 780 लगी हुई है। 780 का मतलब ये होता है कि इस बंदे ने जो एक्ट किया है उसमें दहशतगर्दी का अंसर भी है, कि दहशतगर्दी की है इसने। और वो कौन लोग हैं? MNAs हैं। और उन MNAs का 8 दिन का रिमांड देते हुए जज साहब ने कोई रीज़न भी नहीं लिखी। वजह क्या है, क्यों रिमांड दे रहे हैं, प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा है, क्या इनिशियली उन्होंने आपके सामने रखा कि आप कन्विंस हो गए, कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये हालत है हमारी जुडिशरी की, बड़ी अनफॉर्चुनेट है। तो ये मामला है, कल सुबह 10 बजे दोबारा टेकअप होगा। देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कैसे देखती है। जिस तरह शहबाज गिल केस का हवाला दिया गया है, इससे ऐसे लगता है कि कल ये कलअदम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। उमर सुल्तान ये साबिक इंचार्ज हैं सिक्योरिटी के, जो इमरान खान साहब हैं उनके साथ होते थे, और वो उठाए गए जो है वो यहीं इस्लामाबाद के F10 मरकज़, वहाँ से उठाए गए। अली से पहले तो हिस्ट्री पूछेंगे कि ये कब उठाए गए और कब कब समात के लिए ये केस लगा है, और आज समात में हुआ क्या है? साकिब भाई, इसके अंदर हुआ ये था कि जो उमर सुल्तान है कोऑर्डिनेटर थे इमरान खान के, और हर वक्त उनके साथ साथ रहते थे हर जगह पर जहाँ भी वो जाते थे। और 2014 में इन्होंने जब धरने का टाइम था तब इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान और वो अहमद न्याजी हैं उनके करीब होते रहे। तो फिर उसके बाद जनाब जब से ये 9 मई के केसेस हुए हैं और फिर खान साहब की गिरफ्तारी हुई, तो ये छुपते रहे, कभी लाहौर में छुप रहे हैं, यहाँ घर में इकट्ठे रहते थे फैमिली के साथ। वालदा की इनकी डेथ हुई थी, एक बुजुर्ग वालिद हैं और बाकी भाई हैं। तो खैर ये इधर उधर ही रहते थे और घर वाले भी काफ़ी परेशान रहते थे। आज उनके वाले साहब भी बड़े ज़ईफ़ हैं, आए हुए थे अदालत में। तो एनीवेज़ हुआ ये कि 26 अगस्त को F10 में इन्होंने दोस्तों के साथ खाना खाया इधर F10 में जो मरकज़ है वहाँ पे। उसके बाद ये दोस्तों से इजाज़त लेके निकले। तो जब ये निकले तो इनको है उठा लिया गया, उसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है। उसके बाद जब इनकी हेबियस की पिटीशन दायर की गई, हेबियस की पिटीशन इनकी 30 अगस्त को लगी। 30 अगस्त को इन्होंने कहा जी कि जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने
के जो आपके SHO हैं और जो SP हैं सदर खान ज़ैब इस इलाके के, वो मुझे तफसीली रिपोर्ट जमा करवाएं। 30 अगस्त को कहा। 30 अगस्त को उन्होंने कहा, नेक्स्ट वीक के लिए केस रखा। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक इस केस को लगा दूंगा मैं, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आगे करवाएं। एनीवेज उसके बाद वो अगले पूरे हफ्ते केस नहीं लगा, वो केस 30 अगस्त के बाद जाके आज जो है 13 तारीख को उस केस की समाअत 13 दिन बाद 13 दिन बाद उसकी समाअत हुई। तो जो बंदा है वो पिछले 18 दिन से गायब है और अभी तक इस केस के अंदर सिर्फ 2 समाअतें हो पाई हैं। खैर आज जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो जो है ये इनके वकला जो है वो रोस्टम पे आए, उधर से जो प्रोसिक्यूशन थी वो लोग आए, और जो जज साहब ने पूछा जी क्या हुआ है, तो इन्होंने कहा कि हमने CCTV फुटेज इनको दे दी थी, और CCTV फुटेज देने के बाद इन्होंने हमें ये बताया, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कहाँ पर है। उन्होंने कहा जी वो CCTV फुटेज जो इन्होंने दी थी उसके अंदर गाड़ियाँ जाते हुए नज़र आ रही थी कि 2 करोला थी और एक पुलिस का डाला था और ये इनकी गाड़ी गुजरी है, मगर उसके बाद वो गाड़ियाँ आगे चली गई और वहाँ पे सेफ सिटी कैमरास की एक्सेस नहीं है। F10 कैपिटल इस्लामाबाद की बात करें कि आगे जो है सेफ सिटी कैमरास की एक्सेस नहीं है, तो हमने जो है जियो फेंसिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जियो फेंसिंग के लिए हमें 1 वीक और दरकार है उसकी रिपोर्ट आने तक के लिए। इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे वो थोड़े से भरम हुए। उन्होंने कहा आपको पता है मैंने ऑर्डर कब किया हुआ है, 30 तारीख को मैंने ऑर्डर किया हुआ है, और अभी तक आप मुझे कह रहे हैं कि आपको 1 हफ्ता और चाहिए जियो फेंसिंग के लिए। उसके बाद तो जी वो जो आमिर फारूक साहब थे वो गुस्से में आते गए। उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है शहर के अंदर, पुलिस क्या कर रही है, यहाँ पे रोज़ डकैती हो रही है, रोज़ वारदातें हो रही हैं, ये जो अबडक्शंस हैं, इलीगल अबडक्शंस जो हैं ये भी रैम्पेंट हो गई हैं, और हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है। ये जो गर्मियों की छुट्टियाँ थी इसके अंदर भी मैं हेबियस की पिटीशन सुन सुन के थक गया था, इतना ज़्यादा आ गया है, तो ये पुलिस कर क्या रही है, SP साहब कहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा जी वो SP साहब जो है वो अभी नहीं पहुँचे, वो रास्ते में। उसके ऊपर उनको दोबारा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि SP यहाँ मौजूद नहीं है, मैं IG इस्लामाबाद पुलिस को बुलाऊँगा और मैं DIG ऑपरेशंस को जो है वो अगली हेयरिंग के अंदर बुलाऊँगा। उन्होंने कहा, आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये कोई इस तरह का ट्रेंड चल रहा है कि शहरी खुद ही हाइबरनेट हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं और फिर पता नहीं चलता। तो इसके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने कहा कि सर बंदे रिकवर भी हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये जो रिकवरीज हो रही हैं ये आप मुझे ना बताएं, डोंट प्ले फॉर द गैलरी। ये जो रिकवरीज हो रही हैं ये आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये रिकवरीज हो किस तरह रही हैं? ये रिकवरीज आप लोग नहीं कर रहे, ये रिकवरीज इस तरह हो रही है, मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता। तो खैर वो खान ज़ैब नहीं आए हुए, तो उसके ऊपर उनको दोबारा गुस्सा आया। उन्होंने कहा जी कि ये जो SHO आया हुआ, उन्होंने कहा जी SHO मौजूद है। तो उन्होंने कहा जी कि ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पुलिस वाले जो हैं उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया है। हमें पता है कि कब्ज़ा माफिया के साथ मिल के इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अब कब्ज़े करती है जगहों के ऊपर, और प्रॉपर्टी माफिया और कब्ज़ा माफिया के साथ मिल गई है जी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले जो पुराने ज़माने में SHO होते थे उन्हें पूरे अपना जो उनकी जुरिस्डिक्शन थी, इलाका था, उसके बारे में हर चीज़ का पता होता था, मगर आज हर SHO को अपने इलाके के प्रॉपर्टी के रेट्स का पता होता है। अच्छा साकिब भाई, हम ये बातें सुन रहे थे, हमने कहा जी CJ तो आज बहुत गुस्से के अंदर आ गए हैं और ये कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने लगे हैं कि सुबह ही उमर फारूक को या मैं खुद जाऊँगा ढूंढने के लिए, कोई इस तरह की बात होगी। वो ये बातें करते करते अचानक उन्होंने कहा चलें इसको फिर अगले वेडनेसडे के लिए कर दें। यानी कि एक बंदा जो जबरी तौर पे गुमशुदा है इस्लामाबाद शहर से, ये हम बलूचिस्तान की KP की बात नहीं कह रहे सर, वो 18 दिन हो गए और उन्होंने अब दोबारा वेडनेसडे की उसकी डेट दे दी और उसके बाद केस जो है वो अगले बुध के लिए असल में जब 30 को समाअत हुई और अगले हफ्ते केस फिक्स होना था, केस फिक्स ही नहीं हुआ, और उसमें आप बुलाएंगे भी SHO को या उस लेवल के किसी बंदे को, उसे थोड़ा सा ऊपर रैंक के किसी बंदे को, जब एक मिसिंग पर्सन है तो फिर पुलिस भी कहती है कि किस अदालत को किस तरह डील करना है, वो फिर उसी तरह डील करते हैं। ये पुलिस का रवैया है। तो अगर चीफ जस्टिस साहब जो है इस तरह ऑर्डर करेंगे तो उसको फिर इसी तरह ही लेते हैं, और यही ऑर्डर जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से होता है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से होता है, या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से होता है। तो वहाँ इनका रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है पुलिस का, और जो यहाँ से ऑर्डर हुआ उसका रिस्पॉन्स मुख्तलिफ क्यों है? ये अदालत जब धीमा मिजाज रखती है तो फिर इसी तरह जो है वो ऑर्डर को पुलिस जो है वो लेती है। साकिब भाई, इसमें एक और बात जो है, और ये भी बहुत ही काबिल तफ्तीश बात है, तशवीश बात है, कि अब जो हम मिलते हैं मिसिंग पर्सन के लोग जब पिटीशन के लिए आते हैं तो वो ये देख रहे होते हैं कि या तो हफ्ते वाले दिन आए जिस दिन ये यहाँ पर ना मौजूद हों तो वो किसी और अदालत के अंदर लग जाए, क्योंकि जिन लोगों का अभी भी, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, इतने लोग होते हैं जिनके मिसिंग पर्सन के, जिनके इनके पास केस लगे होते हैं, वो बस पूछ रहे होते हैं कि किसी तरह ये केस ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता। ये बहरहाल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इस तरह होना नहीं चाहिए। हर अदालत, हर जज एक ही लेवल का है, एक ही तरह का होना चाहिए, एक ही तरह का एक्ट होना चाहिए, एक ही तरह का पुलिस पे या सिक्योरिटी इदारों पे उनका असर होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, नज़र नहीं आ रहा हमें। बहुत शुक्रिया अली हमजा,
आपने तफसील के साथ बताया। तो नाज़रीन, आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।